दोस्तों वेलकम। स्वागत है आप सभी का इस दूसरे भाग में, जिसमें हम अटलांटिक ओशन जो है उसके जितने भी सीज़ हैं अर्थात जो समुद्र हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप सभी के साथ में जो भूमध्य महासागर है वहाँ तक चर्चा की थी और भूमध्य सागर की स्थिति को बताते हुए वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर भी जो है जानकारी प्रदान कर दी थी। चलिए तो आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं और एक बार रिकैप कर लेते हैं भूमध्य सागर को। ठीक है, तो भूमध्य सागर से पहले हमने जिन सागरों के बारे में चर्चा की थी वो आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले ग्रीनलैंड सी के बारे में बात की थी। ठीक है, यहीं पर हमने नॉर्वेजन सी बड़े स्तर पर बात करें तो देखा था। आगे बढ़ते हुए हमने जो नॉर्थ सी है उसके बारे में बात की। फिर इसके बाद हमने बाल्टिक सी जो है उसको देखा। इसमें हमने बोथनिया की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ बोथनिया, उस पर बात की। आगे बढ़ते हुए फिर हमने जो है यहाँ पर सेल्टिक सी जो है आपके आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, उस पर बात की थी। इंग्लिश चैनल को हमने यहाँ पर देखा था। नीचे आपको जो बे ऑफ बिस्के है जो फ्रांस और स्पेन जैसे दो देशों के बीच में स्थित है उस पर हमने बात की थी। और अंत में हम आ गए थे हमारे मेडिटेरियन सी पर। तो मेडिटेरियन सी पर मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरियन सी जो है ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा सागर है और इसमें बहुत से छोटे मोटे सागर जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उनकी सबकी हमने एक लिस्ट भी कंप्लीट मैंने आपको बता दी थी। देखिए जो भूमध्य सागर है इस पर कुल कितने देश हैं, तो भूमध्य सागर के चारों तरफ जो देशों की संख्या है वो है 21। ठीक है, 21 देश है। महाद्वीप कितने? 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं आपके? पहला महाद्वीप है आपका यूरोप, दूसरा महाद्वीप है आपका एशिया और तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका। इसके अंदर छोटे बड़े बहुत सारे सागर मैंने बताए थे। सबसे बड़े सागर की बात करूं तो पहले नंबर पे आपका सबसे बड़ा सागर था लीबिया। ठीक है, फर्स्ट लीबिया जो सागर है वो। सेकंड मैंने आपको बताया था लेवेंटाइन सी। तो लेवेंटाइन कंट्रीज क्या होती हैं ये हमने बात की थी, लेवेंट प्रदेश किसे बोलते हैं। और तीसरा आपका टाइरेनियन सी जो है वो इसमें सम्मिलित था। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो कहाँ है? कैलिप्सो डीप। कैलिप्सो डीप कहां पर है? आपके आयोनियन सागर में। तो ये आयोनियन सागर जो है यहां पर आपका कैलिप्सो डीप था। इस पर भी मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। तो ये सारे बिंदु हम वहां पर पढ़ चुके थे। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी हो जाता है कहां पर हमने छोड़ा था। तो ये इसकी गहराई कितनी थी? 5267 मीटर। 5267 मीटर ये इसकी गहराई है। तो ये बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पर कवर अप की थी। और भी छोटे मोटे बहुत से समुद्र थे, जैसे कि आपका एगियन सी है, इसमें आपका एड्रियाटिक सी है, सर्डानिया सी है। ठीक है, अलग अलग द्वीपों के आसपास में अलग अलग तरह के सी, मार्मरा सी है, अल्बोरन सी हमने देखा था जस्ट यहाँ पर। तो ये सारे सीज पर हमने चर्चा कर ली थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो अटलांटिक महासागर है इसके अगले समुद्र की ओर बढ़ते हैं। तो अफ्रीका का जो है, अफ्रीका के तट पर हमको चलना पड़ेगा। तो अफ्रीका का जो तट है वहां पर एक हमको फिर से गल्फ मिलती है जिसको हम नाम जानते हैं गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी जो है ये आपके केप लोपेज जो है, केप लोपेज कुछ यहाँ पर है, यहां से लेकर के और लाइबेरिया जो तो है वहां तक फैला हुआ है, केप लोपेज से लाइबेरिया तक। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको जो हाईलाइटेड दिख रहा है ये गल्फ ऑफ गिनी है। अब यहाँ पर एक बहुत विशेष जो घटना होती है इस खाड़ी में वो आपको समझना है। इस खाड़ी में आपके दो प्रमुख रेखाएं जो है आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहां पर होती है। आप जैसा कि देख भी सकते हैं, चित्र में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक इंटरसेक्शन हो रहा है किस किस के बीच में। एक तो ये ग्रीन वाली लाइन, तो ग्रीन लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्रमुख देशांतर ये आपकी रेखा है। ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री के रूप में इसको हम परिभाषित करते हैं। और दूसरी ये जो येलो रेखा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आपके भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो बिंदु कहां पर स्थित है? वो आपके गल्फ ऑफ गिनी में स्थित है, गिनी की खाड़ी में ये स्थित है। प्राइम मेरिडियन की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्राइम मेरिडियन आपके बहुत से देशों से गुजरती है, जिसमें आपका इंग्लैंड जो है वो स्थित है, जो ग्रेट ब्रिटेन या जिसको यूके के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद में आपका फ्रांस जो है वो भी इसी में स्थित है।
फ्रांस के बाद में आपका स्पेन जो है वहाँ से ये गुजरती है। स्पेन के बाद आगे बारी आती है अल्जीरिया की, ठीक है, फिर बारी आती है आपके माली की, फिर बारी आती है बुर्किना फासो की, ठीक है, फिर बारी आती है टोगो की, और फिर घाना, और लास्ट में आपका जो नीचे दक्षिण में जाते हैं तो वहां पर अंटार्कटिका। तो इन क्षेत्रों से होकर के और ये गुजरता है। कुल 9 ऐसे देश है जहां से होकर के ये रेखा गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी प्राइम मेरिडियन। इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है क्योंकि जो लंदन है वहां पर ग्रीनविच नामक एक स्थान है जहां से होकर के और ये रेखा गुजरती है, ठीक है। वहां पर आज भी जो है एक पूरा का पूरा लाइन बनाया गया है। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं जहां पर अगर हम बात करें इस रेखा की प्राइम मेरिडियन की तो इसके जस्ट पीछे की तरफ कौन सी रेखा है, 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। और दोनों मिलकर के पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और क्षैतिज रूप में आपकी भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपके गिनी की खाड़ी के बारे में। गिनी की खाड़ी हमने देख ली है, गिनी की खाड़ी कहां पर है ये भी हमें पता चल गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दक्षिण में जो अंटार्कटिक है या फिर जो दक्षिणी सी है उसके पास में स्थित जो भी हमारे सागर हैं अंटार्कटिका के, उन पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र जो है वेडल सी वाला ये तो चला जाता है आपके दक्षिण सागर में, सदर्न सी के अंदर चला जाता है। इससे जस्ट ऊपर ये वाला एरिया देखिए आप। यहाँ पर क्या क्या हमने देखा था, मैंने आपको बताया थे फॉकलैंड द्वीप समूह, बिल्कुल ये क्लियर होगा आपको। यहाँ पर आपको टिएरे डेल फिएगो जो है अंतिम छोर जहाँ पर कैप हॉर्न स्थित है साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो ये द्वीप समूह जितना भी है पूरा क्षेत्र है। वेस्ट फॉकलैंड और ईस्ट फॉकलैंड इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। फिर इधर साउथ जॉर्जिया और साउथ जॉर्जिया के साथ में यहाँ पर आपके क्या है सैंडविच आइलैंड्स, ये पूरा एरिया। तो सैंडविच आइलैंड, साउथ जॉर्जिया, दक्षिण में आपके एलिफेंट आइलैंड्स हो गए, कोरोनेशन आइलैंड्स हो गए, इन सबके बीच में एक जो है सागर स्थित है। पूर्व में इसके पश्चिम में ड्रैक पैसेज है। ड्रैक पैसेज पे हम पहले बात कर चुके हैं। ड्रैक पैसेज आपके जो साउथ अमेरिका और अटलांटिका के बीच में है, ठीक है, अंटार्कटिक के बीच में, या फिर समुद्रों की बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में एक बहुत बड़ा पैसेज के रूप में ये स्थित है। तो ये पैसेज इसकी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है स्कोटिया सी की। उत्तर में ये ईस्ट फॉकलैंड तक और साउथ जॉर्जिया तक फैला हुआ है, और दक्षिण में ये आपके देखो बेलिंगशॉसन नामक एक जगह दिख रही होगी, ये एक रशिया का अंटार्कटिका में स्टेशन है, ठीक है। रशिया ने अंटार्कटिका में एक स्टेशन बना रखा है, उसका ये नाम है। तो ये हो गया आपका स्कोटिया सी। तो स्कोटिया सी आपको क्लियर हो गया होगा कहां पर स्थित है, पूछा जाएगा, हमें केवल लोकेशन पता होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है आपका देखिए अर्जेंटीना सी, क्योंकि यहाँ पर ये देश जो दिख रहा है ये है अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका है उसका दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है वहां पर अर्जेंटीना स्थित है। बहुत बड़ा क्षेत्र अर्जेंटीना के पास है, अर्जेंटीना और इधर के बगल में आपका चिली, ये 2 जगह है, ठीक है। तो अर्जेंटीना जो है इसी के तटीय प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में एक महासागर है जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, अर्जेंटीना सी। अर्जेंटीना सी वैसे तो देखिए इसकी कोई बाउंड्री आपको निर्धारित नहीं दिख रही है, केवल यहाँ पर जो है आपके 2 द्वीप हैं, ईस्ट और वेस्ट फॉकलैंड, ठीक है। उसके अलावा हमको यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी अर्जेंटीना दावा करता है जो उसका नॉर्मल जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, उससे भी आगे जाकर के, और फिर इसका जो EEZ है, इन दोनों से भी आगे जाकर के एरिया को ये अपना क्षेत्र में दावा करता रहता है। तो मान्यता नहीं है इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप पे, लेकिन एक अवधारणा है जिसको हम कहते हैं अर्जेंटीना इरिडेंटिज्म। क्या कहते हैं, अर्जेंटीना इरिडेंटिज्म। तो अर्जेंटीना इरिडेंटिज्म एक अपने देश को मजबूत करने की अपनी अवधारणा है, जिसके अंतर्गत ये अटलांटिक ओशन की बहुत से भाग को अपना भाग बताता है। तो ये काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कुछ गल्फ है, जैसे कि सेंट जॉर्ज गल्फ है, ठीक है। इसी तरह सैन माटियास गल्फ है, ये 2 गल्फ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ नुवो ये भी यहाँ पर मिलती है। 3 बॉडीज है पानी की जो इसके अंदर मेनली आपको देखने को मिलती है। अच्छा, जो ये अर्जेंटीना सागर है ये आपके समशीतोष्ण सागरों के रूप में माना जाता है। मतलब एकमात्र ऐसा दुनिया का सागर है जो कि समशीतोष्ण समुद्रों में से एक है, सबसे ज्यादा समशीतोष्ण समुद्र है। अब ये क्या बला आ गई बीच में ही, सर समशीतोष्ण क्या आ गया। देखिए
अभी क्लियर कर देता हूँ समशीतोष्ण क्या होता है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ अक्षांश और देशांतर की बात यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे हमें क्लियर होगा समशीतोष्ण क्या होता है और बाकी क्षेत्र क्या होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पूरा एरिया, ठीक है। समशीतोष्ण क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा आपको। जो आपकी बीच से भूमध्य रेखा गुजर रही है, इस भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.1/2 उत्तरी अक्षांश और 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस पूरे क्षेत्र के लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यह है आपकी भूमध्य रेखा, यह है आपकी 23.1/2 मतलब कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स जो हैं उनके बीच का पूरा क्षेत्र है, तो इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। गर्मी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे कटिबंध में गर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसके बाद में 23.5 से 35 डिग्री तक का जो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या प्रयोग करते हैं, सब ट्रॉपिकल, उप उष्ण कटिबंध, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। अब आपको पता होगा कि ये जो एरिया है ना, इसमें दुनिया के सबसे जो खतरनाक आपके जितने भी मरुस्थल हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी मरुस्थल दुनिया में जो सबसे भयंकर मरुस्थल मान सकते हो या सबसे खतरनाक, जैसे कि सहारा का मरुस्थल पूरा इस क्षेत्र में पाया जाता है, अरब का मरुस्थल पूरा इसमें पाया जाता है, भारत का थार का मरुस्थल जो है वो भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसको बोला हमने सब ट्रॉपिकल। इसके बाद में हमारा अगला जो क्षेत्र आता है वो 66 डिग्री तक आता है इस सब ट्रॉपिकल के आगे, और इस एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। ये जो टेम्परेट जोन है इसी के लिए हम प्रयोग करते हैं समशीतोष्ण या शीतोष्ण प्रदेश। यहाँ पर समान जलवायु पाई जाती है, ना तो ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड। इसी तरह से उत्तर में भी 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसके लिए हम समशीतोष्ण प्रदेश का प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए अर्जेंटीना का सागर किस क्षेत्र में आएगा, अर्जेंटीना का जो सागर है वो इस टेम्परेट जोन में ही आता है। तो समशीतोष्ण प्रदेश है। ज्यादातर आप देखेंगे कि आपकी जो धाराएं हैं, जल धाराएं भी इसी क्षेत्र में आकर के मिलती है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर आपके यहाँ मिलती है, ओयोशियो और कुरोशियो इस क्षेत्र में मिलती है, ठीक है, इस तरह से। और इसके नीचे का जो एरिया होता है फिर उसके लिए हम सब पोलर और पोलर, पहले सब पोलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसके आगे जब हम पहुंच जाते हैं बिल्कुल पोल पर तो बोलते हैं पोलर रीजन, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश और उपध्रुवीय प्रदेश। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा गोलार्ध जो है वो 5 हिस्सों में बटा होता है, ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, सब पोलर एरिया और पोलर एरिया। तो ये जलवायु के हिसाब से वर्गीकरण हमको देखने को मिलता है। अब अर्जेंटीना में भी समशीतोष्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो जो ब्राजीलियन जो करंट है वो आपके आती है उत्तर में से, वो गर्म पानी लेकर आती है, और दक्षिण क्षेत्र में आप देखोगे तो दक्षिण से यहाँ से आ रही है आपकी फॉकलैंड जो द्वीप समूह, वहां से फॉकलैंड करंट। तो ये दोनों आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद में क्या करती हैं, यहाँ पर एक विशेष क्षेत्र का निर्माण करती है जो कि समशीतोष्ण क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद हम सीधा जाते हैं हमारे दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में, जहां पर आपका कैरेबियन सी स्थित है। कैरेबियन सी की सीमा जहां दक्षिण में दक्षिण अमेरिका बनाता है, इसके जो पूर्वी क्षेत्र में जो है आपके लेजर एंटिल्स और जो ग्रेटर एंटिल्स हैं, ठीक है, ये सारे द्वीप समूह डोमिनिका, ग्रेनाडा, एंटीगुआ, बरबुडा, ये लेजर एंटिल्स और ग्रेटर एंटिल्स के रूप में जाने जाते हैं। फिर आपके प्योर्टो रिको, इसके बाद में आपका डोमिनिको रिपब्लिक, ठीक है, हेती और क्यूबा, ये सारे के सारे इसकी बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, उत्तर में। और ये कहां तक विस्तृत है, ये आपके इस तरफ देखिए जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसके साथ में अपनी उत्तरी सीमा को साझा करता है। तो ये है आपका कैरेबियन सी, क्या बोलते हैं इसको हम, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर।
कैरेबियन सागर जो है इसका अगर सबसे गहरा बिंदु देखें तो सबसे गहरा बिंदु इस ग्रेट कैमेन जो आइलैंड है इसके पास में स्थित है, ठीक है। और इसको बोला था कैमेन ट्रफ के नाम से हम इसको जानते हैं। वहीं पर अगर अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा बिंदु देखें तो आपके प्यूर्टो रिको जो है, प्यूर्टो रिको के पास प्यूर्टो रिको जो ट्रेंच है, वो प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है उसको इसका अटलांटिक का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, जबकि कैरेबियन का सबसे गहरा बिंदु है कैमेन ट्रफ, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जहां एक और पूरा का पूरा अमेरिका, एक और मैक्सिको है, वहीं दूसरी ओर जो है इसके ये आपकी एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के माध्यम से ये जुड़ता है, आपकी फ्लोरिडा करंट यहाँ से बहती है और फिर ये आपके अटलांटिक महासागर से जुड़ जाता है। तो ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको का महत्व किस बात में है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्तमान समय में दुनिया का एक महत्वपूर्ण अपतटीय पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है। देखिए वैसे तो पूरा कैरेबियन आइलैंड जो है ना, ये पूरा का पूरा एरिया ही तटीय उत्पादन देता है। जैसे कि वेनेजुएला किसी समय तेल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था, हालांकि वर्तमान में इसके तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से हालत खराब है। तो ये पूरा ऑफशोर जो एरिया है ना, ये कंप्लीट कैरेबियन सी का और गल्फ ऑफ मैक्सिको का, ये तेल उत्पादन के लिए काफी माना जाता है। अब संयुक्त राज्य जो है उसके उत्पादन का लगभग 6वां हिस्सा मैक्सिको की खाड़ी से लिया जाता है। तो ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है तेल के उत्पादन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ पर स्थित है, ये देखिए। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जो मैंने आपको बताया था, न्यू फाउंडलैंड जो आपका हिस्सा है कनाडा का, ठीक है। और बाकी ये बाकी पूरा का पूरा हिस्सा कनाडा से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आपके इन दोनों पूरे क्षेत्रों से भू आबद्ध होकर के और आपकी ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस स्थित है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। दरअसल इस खाड़ी में आपकी जो है एक नदी बहकर आती है जिसका नाम क्या है, लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। और ये सेंट लॉरेंस रिवर आप देख सकते हो आपकी जो 5 महान झीलें हैं कनाडा की और अमेरिका की बाउंड्री पर, जिनमें लेक सुपीरियर है, ठीक है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरोन है, ठीक है, इसी तरह से आपकी लेक इरी है और लेक ऑन्टोरियो है। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिससे आप इनको याद कर सकते हो। वैसे तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा जब हम द्वीप पर बात करेंगे। होम्स कैसे याद करना है, इसको लिख दो, होम्स, HOMES, ठीक है, HOMES, H फॉर लेक ह्यूरोन, ठीक है, O फॉर लेक ऑन्टोरियो, फिर उसके बाद M फॉर लेक मिशिगन, ठीक है, E फॉर लेक इरी यहाँ पर, और S फॉर लेक सुपीरियर, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरी और लेक ऑन्टोरियो। इन पर आपके जो मेंस परीक्षा है उस पे भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये 5 महान झीलें हैं जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इनका पानी सेंट लॉरेंस जो है उस नदी से होता हुआ आपके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस तक जाता है। तो एक तरह से आउटलेट जो है वो यहाँ पर पहुंचता है। सेमी एनक्लोज्ड समुद्र हम इसको मान सकते हैं, थोड़ा सा एरिया बस इसका ओपन है जिसके माध्यम से जो है ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, आपके आगे अटलांटिक महासागर के साथ। नेक्स्ट इसके ऊपर चले तो आपको लैब्राडोर करंट बहती हुई दिख रही है। तो ये कहां से आएगी, लैब्राडोर सी से। लैब्राडोर सी काफी चौड़ाई में स्थित एक सागर है और आपके लैब्राडोर प्रायद्वीप, ठीक है, और ग्रीनलैंड इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ये है आपका लैब्राडोर पेनिनसुला या लैब्राडोर प्रायद्वीप जो कि कनाडा का हिस्सा है। ये है आपका ग्रीनलैंड। इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है, जो कि आपके इधर बैफिन की खाड़ी जो है उसको अटलांटिक महासागर से अलग करता है, ये है आपका लैब्राडोर सी। बैफिन की खाड़ी को हम अटलांटिक का भाग मानते हैं, सॉरी आर्कटिक ओशन का भाग मानते हैं, जबकि लैब्राडोर जो है ये अटलांटिक ओशन का भाग माना जाता है। अच्छा, इन दोनों को अलग कौन करता है? अगर हम बात करें कि बैफिन की खाड़ी जो है इसको लैब्राडोर से अलग कौन करता है, तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ बैफिन, डेविस स्ट्रेट, सॉरी स्ट्रेट ऑफ डेविस स्ट्रेट आपके बैफिन की खाड़ी को और लैब्राडोर सी को आपस में अलग करती है, ठीक है। इसे अटलांटिका का सीमांत समुद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत समुद्र।
अच्छा देखो, बहुत एक विशेष चीज जो लेब्राडोर में है उसको बोला जाता है NAMOC। अब ये क्या बोला है सर NAMOC, तो मैं थोड़ा सा लिख करके आप को समझा देता हूं इस चीज को। क्या बोला मैंने? NAMOC। अब आपको समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ अटलांटिक क्या लिख रहा हूं मैं? नॉर्थ अटलांटिक मिड ओशन चैनल। मिड ओशन चैनल, ये क्या चीज है सर? नॉर्थ अटलांटिक मिड ओशन चैनल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टर्बिडिटी करंट चैनल सिस्टम है। मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे, ये देखो यहां से आपकी ये धारा आ रही है, ठीक है, वेस्ट ग्रीनलैंड करंट आ रहा है और वापस यहां से ये घूम गया और ये लेब्राडोर करंट के रूप में जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा एक घेरा, एक टर्बोडिटी जो है यहां पर बनती है। मतलब टर्बो किसको बोलते हैं? जब चीजें गोल गोल घूमती है और एक टर्बुलेंस फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम टर्बोडिटी बोलते हैं। तो टर्बोडिटी की स्थिति यहां पर होती है, घुमावदार घेराव सा भंवर सा जो है वो यहां पर बनता है। कहां पर? लेब्राडोर सी में। तो मिड ओशन चैनल जो है, नॉर्थ अटलांटिक मिड ओशन चैनल के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये अटलांटिक महासागर जो है उससे लेकर के पूरे समुद्र तल के साथ हजारों किलोमीटर में फैला हुआ एक पूरा का पूरा सिस्टम के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है, उसको एक सिस्टम के रूप में हम कह सकते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट में आपको यहां पर दिख रही होगी हडसन स्ट्रेट। क्या दिख रही है? हडसन स्ट्रेट, ठीक है, ये है आपकी हडसन स्ट्रेट। और ये हडसन स्ट्रेट जो है आपके हडसन की खाड़ी जो है उसको जोड़ती है किसके साथ में? लेब्राडोर सी के साथ में। हडसन की खाड़ी कहाँ है? ये रही आपकी हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी खारे पानी का हिस्सा है और जो नूनावत क्षेत्र है, देखो ये नूनावत क्षेत्र आपका, इस नूनावत क्षेत्र से पूरी तरह से घिरा हुआ है उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, जबकि दक्षिण में इसके कनाडा का ओंटारियो, मैनिटोबा और इधर आपका लेब्राडोर पेनिनसुला सम्मिलित है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हडसन का बे स्थित है। इसी के एक हिस्से के रूप में जेम्स बे भी छोटा सा हिस्सा है जो नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है, वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हडसन की खाड़ी। एक और जो चीज हमको देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हम सरगासो सी। क्या बोलते हैं? सरगासो सी। सरगासो सी क्या होता है सर? ये तो कहीं पर दिखाई नहीं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा सरगासो सी की बात कर लेते हैं। सरगासम सी भी बोलते हैं इसको, या सरगासो सी, जो भी आप कहना चाहे। यहां पर देखिए, ये आपका एक एरिया है, ठीक है, ये बरमूडा ट्रायंगल है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल आप सभी ने सुना होगा कि बरमूडा ट्रायंगल में सर इस तरह से जो है बहुत से यान गायब हो जाते हैं, और ये कहानियां आपने बहुत से इसके बारे में सुनी होगी, क्या होता है बरमूडा ट्रायंगल। तो ये है आपका बरमूडा। तो बरमूडा क्षेत्र के पास में क्या होता है, दरअसल इस क्षेत्र में एक भंवर सा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए गोल गोल सा। तो यहाँ से आपकी जो ये धारा आ रही है, ठीक है, एंटिलीज करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होती है और आगे चल के ये जो फ्लोरिडन करंट है इसके साथ मिलकर के और क्या बनाती है? गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर ये गोल घुमाव सा उत्पन्न होता है, ठीक है, एरिया, एक भंवर सा यहाँ पर भी उत्पन्न होता है, महासागरीय गायरे जो है वो बनता है। दरअसल आपका पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है ना, ये कंप्लीट हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ही यहाँ पर सरगासो सी के रूप में आता है। इसमें आपकी चार महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे कि एक तो ये आपकी गल्फ स्ट्रीम हो गई, ठीक है, क्या हो गई? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद में आपके इधर से इसके विपरीत दिशा में चलती है ठंडी कनारी धारा, ठीक है। इसी तरह से आपकी दो और धाराएं यहां पर आती है, जिनमें आपके उत्तरी अटलांटिक करंट यहां से बहती है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक करंट। और दक्षिण में आपके इस दिशा में जो है कौन सी बहती है? इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, उत्तरी इसके दक्षिण दिशा में उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट जो है वो यहाँ से बहती है। तो ये चारों मिलकर के एक गोल गोल सा जो है घेराव बनाते हैं, गोल पानी का चक्कर बनाते हैं, और यहाँ पर पाई जाती है एक विशिष्ट प्रकार की शैवाल जिसका नाम है सरगासम। क्या बोलते हैं हम? सरगासम, ठीक है। सरगासम नाम की एक शैवाल जो है इस क्षेत्र में पाई जाती है, और इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र का रंग नीला दिखाई देता है, विशिष्ट भूरा भूरा रंग दिखाई देता है। वैसे तो समुद्र नीला होता है, लेकिन ये शैवाल जो है कौन से रंग की होती है?
भूरे रंग की होती है और अपने विशिष्ट रंग की वजह से एक अलग ही तरह का लुक इसको प्रदान करती है। इस पूरे क्षेत्र को हम सरगासो सागर कहते हैं। ये दरअसल नॉर्थ अटलांटिक दायरे जो है वही है, और यहाँ पर इस शैवाल की वजह से इसका नाम जो है सरगासो सागर या सरगासो सी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सभी सागर या समुद्र जो कि अटलांटिक में स्थित है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गिनी की खाड़ी देखी, फिर हमने नीचे स्कोटिया सागर देखा, फिर हमने अर्जेंटीना का सागर देखा, अर्जेंटीना के सागर के बाद हमने कैरेबियन सागर देखा, फिर हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात की, इसके बाद हमने सेंट लॉरेंस देखा, फिर लैब्राडोर सी, बैफिन की खाड़ी और हडसन की खाड़ी। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिन पर आज की कक्षा में हमने चर्चा की है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपका कुछ भी बाकी रह जाएगा, मतलब लगभग हमने कंप्लीट जो अटलांटिक के समुद्र हैं उनकी बात कर ली है। अगली कक्षा में हम अटलांटिक के करंट्स जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।